नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लासों में हम सर्जरी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और उससे पहले हम एलपीएम सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। और आज से शुरू कर रहे हैं हम नया सब्जेक्ट। ठीक है। न्यूट्रिशन। तो शुरुआत करते हैं। ठीक। तो न्यूट्रिशन की कुछ टर्मिनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। है ना। इसकी ब्राइटनेस। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन के बारे में बात आती है वो ये कि न्यूट्रिशन के पिता किन्हें कहा जाता है, यानी फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है जिनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट लेवोसियर के नाम से आ जाता है। ठीक है। लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर भी कई बार दे देता है, बीच वाला छोड़ देता है। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ये जो है कौन है, न्यूट्रिशन के फादर, यानी जो पोषक विज्ञान है, जो न्यूट्रिशन है उसके फादर हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन के पितामह कहे जाते हैं। अब आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है कि जैसे सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, भोज्य पदार्थ किन्हें कहा जाता है, भोजन किसे कहा जाता है ना। तो इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है कि न्यूट्रिएंट किन्हें कहेंगे। है ना। कि जो पोषक तत्व हैं वो किसे कहेंगे, कि पोषक क्या है। तो बेसिकली पोषक क्या चीज है, कि कोई भी भोजन का अवयव है, सिंगल भोजन का अवयव हो सकता है। ठीक है। सभी को नहीं कह रहे हम, सिंगल पर्टिकुलर को कह रहे हैं। या उनका समूह भी हो सकता है, और जिससे हमें क्या मिल रहा है, कोई भी पोषक तत्व मिल रहा है। ठीक है। जो हमारे लिए क्या है, जीने में मदद करता है, हमारी शरीर की जो कमियां हैं उनको पूरा करता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पोषक कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक। अब दूसरी बात है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कि जो पोषक हैं, ठीक है, उनको हमने लिया, शरीर के अंदर क्या होगा, उनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। ठीक है। तो जो पोषक तत्व हैं उनको खाने पर या शरीर के अंदर जाने पर, पचने पर, अवशोषण होने पर, ठीक है, क्या होगा, कि जो भी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जैसे हमने भाई भोजन लिया, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रही है। वो सब किसके लिए काम में आ रहे हैं, अब जो भोजन है शरीर और ऊतक और उनकी जो गतिविधि है उनमें काम में आ रहा है। ठीक है। या ये कहें कि शरीर की जो ग्रोथ है उसके काम में आ रही। तो वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं, उसको पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बात करें हम, यह विभिन्न रासायनिक और जैव रासायनिक, रासायनिक का मतलब कि जिसमें केवल कुछ रसायन शामिल है, ठीक है, और जैव रसायन जिसमें हमारे शरीर के बायोकेमिकल प्रोसेस शामिल होती है। ठीक है। जिसमें वो जो पचाने में एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहला रही है, जैव रासायनिक प्रक्रिया कहला रही है। ठीक है। जो क्या कर रही है, भोजन को शारीरिक ऊतकों और उनकी गतिविधियों में बदलता है। ठीक है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, इंजेशन, ठीक है, ग्रहण किया हमने, डाइजेशन, पाचन हुआ, और तीसरा है मेन एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण हुआ। इसके लिए जो उसके विभिन्न न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए, अवशोषित हो गए। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है,
ठीक है, विटामिन हैं, लवण हैं, वो सभी क्या हो गए, अवशोषित हो गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, खाने से लेके अवशोषण तक और ऊतकों के काम में आने तक, पूरी प्रोसेस क्या कहला रही है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है। और जिन चीजों को ले रहे हैं हम, जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सभी चीजें क्या कहला रही हैं, भोजन के जो अवयव हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। ठीक। अगला आता है भोज्य पदार्थ, और अगला है भोजन। तो दोनों ही मतलब एक सिंगल अवयव है और एक को कंपाउंड रूप से बोल रहे हैं। जैसे देखो कि भोजन के अवयव, जैसे खाने में हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, कि भाई रोटी हो गई, ठीक है, साथ में सब्जी हो गई, ठीक, दूध भी पीते हैं हम, तो इनको एक एक को हम अलग अलग रखें, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, जो भोजन के अवयव, जो भी चीज हम खाते हैं उसको पर्टिकुलर अकेले को हम क्या बोलेंगे, भोज्य पदार्थ। कोई भी चीज जो खाने योग्य है, ठीक है, जिसको हम खा सकते हैं, वो चीज क्या कहलाएगी, भोज्य पदार्थ कहलाएगी। और दूसरा, जब इनको सबको सम्मिलित रूप से एक साथ कंपाउंड कर दिया जाए, ठीक है, मिला दिया जाए, जिससे कि हमारी शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, तो वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। तो विभिन्न भोज्य पदार्थों को मिलने पर क्या बनता है, भोजन बनता है। तो दोनों में अंतर क्या रहा, भोज्य पदार्थ नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज जिसे हम खा सकते हैं और जो कि हमारे शरीर के लिए जिससे पोषक तत्व तो मिल रहे हैं, वो चीज क्या कहलाएगी, भोज्य पदार्थ कहलाएगी। ठीक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे पोषक तत्व तो मिल रहे हैं लेकिन खा तो नहीं सकते हम उनको, है ना, तो वो भोज्य पदार्थ नहीं कहलाए। तो ऐसी चीजें जिनको हम खा सकते हैं और पोषक तत्व उनसे मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बात करें कि खाने के रूप, जैसे आटा हो गया, सब्जी हो गई, दाल चावल दूध छाछ दही, ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, भोज्य पदार्थ हैं। और अब इन सबको पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम। और जब इनको सम्मिलित रूप से, भाई हमने खाना बना दिया, खाने के साथ सब्जी भी बनी हुई है, सब्जी के साथ कुछ मीठा भी है ना, दही भी है, चावल भी है, तो ये संयुक्त रूप से जो हमारे शरीर को, जैसे कहते हैं ना भाई, संतुलित भोजन, जिससे हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पड़ती है, तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, भोजन, सम्मिलित रूप से भोजन कहलाती हैं। ठीक। तो ये बात हो गई अपनी। पहली है न्यूट्रिएंट्स, क्या हो गई कि कोई भी भोजन का अवयव हो सकता है अकेला, या उनका जो समूह है, इसमें मदद कर रहा है, जीवन को जीने में मदद कर रहा है, यानी आवश्यक हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको जीने के लिए हमें ऊर्जा मिल रही है, या अन्य जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो सभी क्या कहला रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिशन पचने के बाद, ठीक है, हमने ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, ठीक है, और शरीर के या ऊतक के लिए उसने न्यूट्रिएंट्स दिए, वो सब क्या कहलाएगा, पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रिशन। भोज्य पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, और जो भी अवयव, जैसे आटा सब्जी दाल चावल हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, भोजन के अवयव। और सभी भोजन के अवयवों में यदि मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, भोजन कहलाएंगे। ठीक। अब देखिए, अब है आहार और खुराक, राशन और, आहार किसे कहेंगे, डाइट किसे कहेंगे। आहार कहते हैं किसी भी जीव के द्वारा, कोई भी जीव है, ठीक है, चाहे वो पशु हो चाहे वो व्यक्ति हो, ठीक है, यदि वह जितना भोजन 24 घंटे में करता है, पूरा सुबह शाम, या ये सभी चीजें आ गई, 24 घंटे में जितना वो सब खाना खाता है, वो सब क्या कहलाता है, उसका आहार कहलाता है। ठीक है। किसी जीव द्वारा, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो पशु है, 24 घंटे में उसके द्वारा खाया गए खाने की मात्रा क्या कहलाती है, आहार कहलाती है। अब इसी आहार को डिवाइडेशन के रूप में क्या आ जाती है, उसी का भाग आ जाता है डाइट, ठीक है, यानी खुराक। तो खाने को सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, ठीक है, 24 घंटे में खा रहा है,
लेकिन डाइट किसे कहते हैं? एक बार में, इसके लिए जरूरी है कि एक बार में पेट भर करके खाए गए भोजन की मात्रा। तो कोई भी जीव है, मेन चीज क्या आ गई इसमें, 24 घंटे की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि नॉर्मली, ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 दिन से भूखा है उसने एक बार में खाया है, 4 दिन से नहीं, रेगुलर उसका खाने का तरीका है, ठीक है। और एक बार में वो जितना खाना खा रहा है, कैसे, पेट भरकर, वो क्या कहलाएगा, उसकी खुराक कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि भाई किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, भाई तेरी खुराक कितनी है, कि भाई मैं 2 रोटी खाता हूँ, है ना, एक बार में, और मैं 3 खाता हूँ, तो वो क्या हो गई, एक नॉर्मल खुराक हो गई। ठीक है। और पूरा जितना वो खाता है सुबह शाम में मिला करके, वो क्या कहलाएगा, उसका आहार कहलाएगा। तो आहार और डाइट दोनों में क्या डिफरेंस है? आहार तो कहा जाता है कि किसी जीव या किसी मनुष्य के द्वारा 24 घंटे में खाए गए खाने की मात्रा। दूसरा डाइट है, वो क्या है, सिंपल, एक बार में जितना वो खाना खा सकता है पेट भर करके, वो क्या कहलाता है, खुराक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है क्रीप फीड। तो हमने एलपीएम में बात की थी कि जैसे क्रीप किसे कहते हैं, ठीक है, क्रीप फीडिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम वहां पे। तो बेसिकली जो क्रीप फीड है, गाय में, भेड़, सुअर, ये जो छोटे बच्चे हैं, उनको जो माँ के दूध, या फिर ये कहें कि माँ के दूध को हमने हटा दिया और उसके स्थान पर हम क्या दे रहे हैं, उसके लिए फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो छोटे बच्चों को विशेषकर सुअर में और भेड़ में, जो छोटे बच्चों को पाला जाता है भोजन दे करके, चाहे दूध के स्थान पर हम जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, या साथ में कुछ मात्रा में हम दूध पिलाते हैं, यानी धीरे धीरे उसका दूध भी छुड़ाया जाता है, दूध को कम करते जाते हैं और उस सप्लीमेंट के तौर पर जो फीड सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो जो तरीका है छोटे बच्चे को पालने का, वही क्या कहलाता है, क्रीप फीडिंग कहलाता है। इसको हम क्रीप फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। किसमें की जाती है ये? मोस्टली जो भेड़ और सुअर के बच्चों में की जाती है। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये पूछ लेता है भाई क्रीप फीडिंग किसमें, तो कीमती जानवरों के लिए है, तो बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पूछ ले तो किसमें, मोस्टली भाई जो थोड़ी सी जिनकी कीमत अ, ज्यादा है, तो उनके लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं कि पहली तो हो गई क्रीप फीडिंग। क्रीप फीडिंग में क्या है कि जो बच्चे को दूध छुड़वा रहे हैं उसका, लेकिन साथ साथ दूध के जैसे ही पोषक तत्वों की कमी ना हो, बच्चे को पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो उसके स्थान पर, दूध के स्थान पर जो सप्लीमेंट दिया जा रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, मिल्क सप्लीमेंट बोल रहे हैं, या फीड सप्लीमेंट बोल रहे हैं, या मिल्क रिप्लेसर भी उसको बोल देते हैं। तो उसको जब खिलाया जाता है साथ साथ छोटे बच्चे को, तो वो तरीका क्या कहलाता है, क्रीप फीडिंग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। हाँ, हल हस्क ब्राउन। ठीक है, इसको देखें। इसको थोड़ा सा अभी बाद में ले लेंगे इसको, चलो थोड़ा पहले ले लिए। हाँ, तो हल किसे कहते हैं, हस्क किसे कहते हैं, और ब्रांड किसे कहते हैं? तो जैसे बात करें हम मूंगफली, ठीक है, तो मूंगफली का जो आवरण है, एक तो मूंगफली हो गई, दूसरा हो गया अपना गेहूं, एक गेहूं का आवरण हो गया। तो इनमें से जो कठोर आवरण है, वो कौन सा होता है, मूंगफली का। ठीक है। तो ऐसे दाने, ठीक है, या ये कहें कि अनाज या दानों का जो कठोर आवरण होता है, कठोर आवरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है हस्क, जिनका जो आवरण है, कठोर जो मूंगफली है उससे तो थोड़ा सा पतला रहेगा, यानी कम कठोर रहेगा, लेकिन जो एक आवरण पाया जाता है बिल्कुल दानों के ऊपर, इस तरह से समझे आप
जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने से जब आटा बनाया जाता है तो इससे जो आवरण इसका अलग होता है, नॉर्मली हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब छानते हैं आटे को तो वो छलनी में आता है, ठीक है। तो जो आवरण है जो, वो कहाँ से आया, वो इन दानों से आया, ठीक है, गेहूं के दानों से निकला वो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। सामान्यतः इसे अलग नहीं किया जा सकता दानों से, लेकिन जब इसको पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है और छानते हैं, तब ये अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो दानों के ऊपर का पतला आवरण जिसे सामान्य रूप से अलग करना आसान नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, प्राण कहलाता है। इसी को हम सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, टोकर कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं इसी को, टोकर कहते हैं। तो ब्रान या चोकर क्या है, कि जो दाने हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो आवरण है जिसे हम सामान्य रूप से अलग नहीं कर सकते। आटा बनाया हमने, ठीक है, या पीसा उसको, उसको जब छाना तब जा करके वो अलग हुआ, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है, ब्रान कहला रहा है। अब गेहूं का दाना भी इसके ऊपर जब ये बाल के रूप में लगा रहता है, इसके ऊपर एक पतला आवरण और पाया जाता है इस दाने के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर ये गेहूं का दाना अंदर स्थित होता है। जिस आवरण के अंदर गेहूं का दाना स्थित होता है वह क्या कहलाता है, हस्क कहलाता है। इसको हस्क क्यों कह रहे हैं, इस तरह से दाना तो मूंगफली का भी रहता है ना, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मान लो मूंगफली के दाने हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आवरण है, इस तरह से ये मूंगफली रहती है, इसके अंदर ये आवरण है, ठीक। तो जो गेहूं के दाने के ऊपर आवरण है वो पतला रहता है, जबकि मूंगफली के जो दाना है उसके ऊपर जो आवरण है, तो मूंगफली हम सब खाते हैं, है ना, तो वो आवरण कैसा है, कठोर है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के आवरण, गेहूं के दाने के आवरण और मूंगफली के दाने के आवरण में, कि जो मूंगफली के दाने का आवरण है वो मोटा होता है और थोड़ा कठोर होता है, जबकि गेहूं के दाने का जो आवरण है वो पतला होता है, ठीक है। तो जो आवरण मोटा है वो तो कहलाता है हल, और जो आवरण पतला है वो कहलाता है रस्क, ठीक है। हल और रस्क में क्या अंतर हुआ, कि दानों के या अनाज के ऊपर पाया जाने वाला मोटा आवरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है, और दाने के ऊपर पाए जाने वाला जो पतला आवरण है वो क्या कहलाता है, हस्क कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है ब्राउन। ब्राउन जो है, ये क्या है, जो स्वयं दाना है उसके ऊपर जो पतला आवरण है, ठीक है। जैसे हमने गेहूं की बात की, गेहूं के जो ऊपर का दाना है जिसे हम भूसी या चोकर कहते हैं, जिसे सामान्य रूप से अलग करना आसान नहीं होता है, ठीक है, हम उसको अलग कर नहीं कर सकते। लेकिन जब दाने को पिसाया जाता है, ठीक है, आटा बनाया जाता है, और जब उसको छाना जाता है, जा करके हमें पता चलता है कि भाई इसके ऊपर भी कुछ आवरण है, ये जो निकला है ये क्या है, दाने का आवरण, तो वो क्या कहलाता है, ब्रान कहलाता है, ठीक। तो अनाज या जो उसका जो दाने हैं, ये दाने हो गए, का जो कठोर आवरण है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और यदि वह पतला है, जैसे बात करें मूंगफली में ऊपर का मोटा होता है या कठोर होता है, और जबकि जो गेहूं है, मक्का है, चावल है, इनका कैसा होता है, पतला भी होता है, तो ये क्या कहलाता है, हस्क कहलाता है। और जो स्वयं दानों के ऊपर है, दाने के खुद के ऊपर जो आवरण है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ब्रान कहला, ठीक। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, हल, हस्क, ब्राउन। तो हल तो क्या है, दानों के ऊपर का कठोर आवरण, और हस्क क्या है, दानों के ऊपर का पतला आवरण, और ब्रान जो दाने का स्वयं का आवरण है जिसे सामान्य रूप से अलग करना संभव नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाउडर की और स्ट्रोवर की।
पहला है फॉडर। सामान्य पे हम जो भी पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में कि भाई फॉडर क्या है, ठीक है, फॉडर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, है ना। तो क्या है कि फसल का जमीन के ऊपर हवा में स्थित भाग, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉडर। ये जमीन हो गई। जमीन के ऊपर ये जो पूरा का पूरा जितना भी भाग है, चाहे वो इसका तना है और चाहे इसका ये पूरा जो भी दाना वगैरह लगा हुआ है, वो सब क्या कहलाएगा, फॉडर के अंतर्गत आएगा, यानी चारा। एक तरह से क्या हो गया ये, चारा जिसको जानवर खा सकता है। तो कोई भी पौधा है, ठीक है, जिसे जानवर खाता है, चारा है, तो जमीन के ऊपर जो भी उसका पूरा का पूरा भाग है, वो पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, फॉडर कहलाता है। दूसरा है ड्रॉवर। ये क्या है, जो हस्क और जो दाने हैं उनके अतिरिक्त फसल का हवा में स्थित भाग। पहली चीज हमने बात की कि हस्क क्या है, दानों के ऊपर पाया जाने वाला पतला आवरण, ठीक है, और हस्क के अंदर क्या रहते हैं, दाने रहते हैं। जैसे गेहूं की बात करें हम, तो गेहूं की बाली होती है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें क्या रहते हैं, बगल में ये दाने रहते हैं इस तरह से, इसी के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से ये कहें कि दानों युक्त जो बाली है, ये मान लो ये अनाज युक्त या दानों युक्त कोई भी बाली है या दानों वाला भाग है ये फसल का, इसको छोड़ दिया जाए। कौन सा छोड़ा है हमने, दाने। और दाने किसके अंदर हैं, हस्क के अंदर हैं, क्योंकि उनका जो पतला आवरण है जिसके अंदर दाने हैं वो क्या कहलाता है, हस्क कहलाता है। अगर इस भाग को हटा दिया जाए, जैसे देखते हैं ना गाँवों में, फसल के टाइम पर जो गेहूं है, गेहूं के ऊपर ऊपर से बाली बालियों को काट दिया जाता है। उस समय जो मशीन चलती है ना, कंपास जो चलती है, तो पूरी गेहूं की फसल खड़ी हुई है, सूख गई, ऊपर ऊपर से बालियों को काटते हुए वो पूरा अनाज को अलग देती है। उसके बाद जो डंठल वाला भाग बचता है उसका अलग से भूसा बनाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है, कि हस्क और दानों वाले भाग को हटाने के बाद ये जो पूरा भाला भाग है ये हटा दिया, इसके बाद बचा क्या, ये डंठल, ठीक है, जिससे क्या बनेगा आगे चल करके, भूसा। तो ये वाला जो भाग है, डंठल वाला जो भाग है, यही क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रोवर कहलाता है, ठीक है। यदि जमीन के ऊपर के पूरे पूरे भाग को हम शामिल करते हैं, जिसमें जो तना है वो भी है, साथ में जो फली है जिसके अंदर दाने हैं वो भी शामिल है, ठीक है। पौधे का जमीन के ऊपर संपूर्ण भाग, चाहे उसमें कुछ भी लगा हुआ हो, फूल भी हो, दाने भी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, फोडर कहलाएगा, ठीक है। और यदि बीज वाले भाग को हटा दिया जाए, या ये कहें कि बाली को हटा दिया जाए या फली को हटा दिया जाए, तो जो शेष भाग बचता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोवर कहलाता है, ठीक है। तो फॉडर और स्ट्रोवर, फॉडर का मतलब हो गया फुल, यानी कि पूरा का पूरा पेड़, स्ट्रोवर यानी ऊपर से उसकी कटिंग कर दी, और नीचे का जो बचा हुआ भाग जमीन के ऊपर, और शेष बचा हुआ जो भाग है बाली को काटने के बाद, यानी दाने वाले भाग को काटने के बाद, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोवर कहलाता है, ठीक। तो देखो फसल से संबंधित यहाँ पे पूरी पांचों पॉइंट हैं वो किससे, दानों से संबंधित और तने से संबंधित है, ठीक है। यदि जो दाना है उसके ऊपर का आवरण कठोर है तो वो तो कहलाएगा फल, और यदि दानों के ऊपर का आवरण पतला है तो कहलाएगा हस्क, और दाने के स्वयं के ऊपर का जो आवरण है वो कहलाता है ब्रान। बात करते हैं फॉडर और स्ट्रोवर। फॉडर तो कह रहे हैं फुल, पूरा का पूरा जो पेड़ है जमीन के ऊपर जो भी दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, फॉडर कहलाता है। और उसमें से दाने वाले भाग को हटा दिया जाए, ठीक है, और दाने होते हैं और साथ में उसके ऊपर का जो पतला आवरण है, हस्क है, उसको हटा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोवर, ठीक है। ये तो हो गया हल, हस्क, ब्रान, फॉडर और स्ट्रोवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक अगला टॉपिक है। देखिए, सबसे पहली चीज है
प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनका उपयोग क्या है, ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, हम ये चीज इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स किन्हें कहते हैं। दूसरी चीज, इनका उपयोग क्या है, और प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के जो कंपाउंड हैं या जो कंपोनेंट हैं वो कितने होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं वो हैं क्या चीज। हमने अभी बात की, दाने थे, फोडर था, स्ट्रोवर था, न्यूट्रिएंट थे, भोज्य पदार्थ था, भोजन था, ठीक है। ये सभी चीजें पोषण से संबंधित हो गई। जो भी जानवर है वो खाता है, उसके शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, उसके शरीर की जितनी भी कमियां हैं उनकी पूर्ति वो भोजन करता है, ठीक। अब हम ये कैसे पता लगाएं जानवर को बिना खिलाए। खिलाने पर तो हमें पता चल जाएगा भाई हमने ये खाना दिया, ठीक है, इसमें ये चीज थी, इससे ये कमी इसकी पूरी हो गई। लेकिन जब किसी भी भोज्य पदार्थ को जानवर को खिलाए बिना हम ये पता लगा लें कि इस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, तो वो जो तरीका है निकालने का, ठीक है, कौन से भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि जो भोजन हम जानवर को खिलाने वाले हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, और ये किन चीजों की पूर्ति करेंगे जानवर के शरीर के लिए, ठीक है। बेसिक फंडा ये है इनका प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स का कि जानवर को खिलाए बिना, ठीक है, जानवर को खिलाए बिना बात कर रहे हैं, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना, ठीक। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोक्सीमेट जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। दूसरा फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। पहले हैं विलियम हैनबर्ग और दूसरे थे इनके साथी फ्रेडरिच स्टोमॉन, ठीक है, जिन्होंने 1865 में जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हैं इनके बारे में बात की, इनको खोजा कि किस किस तरीके से हम अ, जो पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने जो खोज की, इनका जो सेंटर था वो स्थान तो था, स्थान का नाम क्या था, विंडे, जो कहां पर है, जर्मनी में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विंडे रिसर्च स्टेशन। अगर सेंटर देता है वो तो सेंटर नहीं बोलेंगे, है ना, कि भाई कौन सा स्थान है, तो हमने भाई कर लिया सीधे से कि विंडे रिसर्च सेंटर, तो सेंटर अगर आ जाता है तो वो सही नहीं है, स्टेशन क्योंकि यहाँ मोर करेक्ट है अगर इस तरह से आता है क्वेश्चन तो स्थान क्या था, विंडे, जो कहां पर स्थित है, जर्मनी में स्थित, ठीक है। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी हो गई, 6, और खोजकर्ता कौन हो गए, विलियम हैनबर्ग और फ्रेडरिच स्टोमॉन। कहां पर की इन्होंने खोज, विंडे में की, जो विंडे स्थान जो है, ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, विंडे, जर्मनी में। तो विंडे रिसर्च स्टेशन जो इनकी प्रयोगशाला थी, ठीक है। अब प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, देखो सिंपल से हैं। सबसे पहले जो भोजन रहेगा या जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें क्या चीज रहती है, मॉइस्चर के रूप में नमी रहती है, नमी के रूप में पानी रहता है, ठीक है। दूसरा होता है क्रूड प्रोटीन। क्रूड शब्द जो है बेसिकली यानी अच्छी चीज के लिए जो होता है, ठीक है, कच्चा प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट, ईथर एक्सट्रेट। अगला चौथा क्रूड फाइबर। पांचवा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट। और छठवां हो गया, ठीक है। इन सब की एक एक करके बात करेंगे हम, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से हम इनकी मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये 6 पॉइंट याद होने चाहिए कि जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। पानी, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रेट, क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट, ठीक है। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट इनको जैसे प्रदर्शित करें हम, ठीक है, तो क्रूड प्रोटीन को सीपी से प्रदर्शित कर देते हैं, ईथर एक्सट्रेट को ई से प्रदर्शित करते हैं, ईथर एक्सट्रेट। क्रूड फाइबर को सीएफ से प्रदर्शित कर देते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट को एनएफई, ठीक है, राख को एस बोलते हैं, ठीक। ये बात हो गई कि क्रूड फाइबर कौन कौन से हैं और कितनी संख्या में होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है पानी। तो किसी भी भोज्य पदार्थ में से या कोई भी पोषक तत्व है, पानी की मात्रा हमें ज्ञात करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं।
तो सिंपल सी चीज है, या तो उसको इतना सुखाया जाए पोषक तत्वों के उसमें से पानी की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी वो चारा है बिल्कुल सूखा हो जाए, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे कि दोनों चारों का जो वजन है, यानी गीला चारा हमने जो लिया, हरा चारा लिया, ठीक है, उसका वजन किया, और उसमें से सुखाने के बाद पूरी तरह से उसका वजन लिया, दोनों का जो अंतर आएगा वही किसकी मात्रा होगी, पानी की मात्रा होगी। ठीक है, यानी जो चारा हम खिलाने वाले हैं जानवर के लिए उसका वजन किया हमने, और दूसरा उसको सुखाने के बाद उसका वजन किया, तो दोनों के वजन की मात्रा का जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, उसकी नमी की मात्रा आएगी या पानी की मात्रा आएगी। अब इसको किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे। तो जो भोज्य पदार्थ है किसमें सुखा सकते हैं हम उसको, हॉट एयर ओवन। किसमें करते हैं उसको, हॉट एयर ओवन में, जिसको हमने सर्जरी में काफी पढ़ा है, ताप और समय पर के कॉम्बिनेशन पर ये काम करता है। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन में क्या है कि गर्म एयर वहां पर जनरेट होती है, टेम्परेचर जनरेट होता है, उसके जो मॉइस्चर है पूरी तरह से उड़ जाएगी, या पानी है पूरी तरह से हट जाएगा, और चारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल शुष्क हो जाएगा। तो हॉट एयर में रखने के बाद जब चारा शुष्क हो जाएगा उससे पहले का वजन लिया हमने, और हॉट एयर में से निकालने के बाद उन दोनों का वजन लेते हैं। तो सूखे चारे का वजन और गीले चारे के वजन का अंतर हम ज्ञात करते हैं, और जिससे हमें ये पता चलता है कि इस चारे में मॉइस्चर कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ये स्क्रीन चेंज सी हो रही है बार बार। तो गीले चारे और सूखे चारे दोनों का जो अंतर है वही किसकी मात्रा होगी, पानी की मात्रा होगी। तो पहला हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो सूखे चारे, सॉरी, हरे चारे और सूखे चारे का अंतर ही किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा है, और पानी को जो ज्ञात करने के, पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, हॉट एयर ओवन। ठीक है, दूसरा है क्रूड प्रोटीन, यानी कच्चा प्रोटीन। तो दूसरे प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की बात करें तो जो क्रूड प्रोटीन है उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो ज्ञात करते हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करके किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ हो सकती है, मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है प्रोटीन के अंदर होती है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा किसके अंदर है, ट्रू प्रोटीन, वास्तविक प्रोटीन जिन्हें हम बोलते हैं उनके अंदर से मिली हमें नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, यानी प्रोटीन वाले जो हमारे पदार्थ हैं उनसे जो नाइट्रोजन की मात्रा मिली हमें। दूसरी मिली नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन तो है उनके अंदर लेकिन वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन, हमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करनी होती है। और दूसरी चीज है कि नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से ज्ञात करनी है, उसकी मात्रा हम पूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक तो प्रोटीन की मात्रा हमें पता होनी चाहिए कि इस चारे में कुल प्रोटीन कितनी है, वास्तविक प्रोटीन कौन सी है। ठीक है, उसके लिए बात करेंगे हम कि किस तरह से करेंगे उसे। तो ट्रू प्रोटीन की मात्रा पता चल गई हमें। ठीक है, प्रोटीन से मालूम चल गई कि भाई ये प्रोटीन है इतनी, तो इसमें वास्तविक प्रोटीन ये हो गई, और इससे हमें नाइट्रोजन की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरी है कि नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार के पदार्थों में भी होती है कि जो प्रोटीन तो है नहीं लेकिन उनमें नाइट्रोजन है, तो उन पदार्थों को बोला जाता है एनपीएन, गैर नाइट्रोजन गैर प्रोटीन पदार्थ, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं हम नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीनियस
नाइट्रोजन। इसका अर्थ ये है कि जिन पदार्थों से हम जो नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं वो प्रोटीन नहीं है, और दूसरे पदार्थ वो हैं जो कि वास्तविक प्रोटीन है, और उनमें से जो हमने नाइट्रोजन ज्ञात की वो हो गई वास्तविक नाइट्रोजन। ठीक है। जो वास्तविक प्रोटीन है उनसे हमने मात्रा ज्ञात की, किसकी? नाइट्रोजन की। एक तो हमें वहां से मिली नाइट्रोजन की मात्रा, दूसरी मिली जो, यानी नाइट्रोजन तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, उनसे मिली। और इन दोनों से जो नाइट्रोजन मिली वो कहलाएगी कुल नाइट्रोजन। और अब इस कुल नाइट्रोजन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 से, तो तब जाकर के हमें क्या मिलती है? क्रूड प्रोटीन मिलती है। ठीक है। तो क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? कि कुल नाइट्रोजन और इसका मल्टीप्लाई किससे किया? 6.25 से। तो ये किसकी मात्रा निकल के आएगी? क्रूड प्रोटीन की मात्रा निकल करके आती है। तो कई बार ये सूत्र पूछ लिया जाता है कि क्रूड प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, या क्रूड प्रोटीन की जो वास्तविक मात्रा है वो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल नाइट्रोजन की मात्रा मल्टीप्लाई 6.25 के द्वारा हम क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। एनपीएन का मतलब हो गया नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। ठीक। ये हो गया अपना दूसरा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं हम, वो किस उपकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं? पेजल दाल। ठीक है। कौन सा उपकरण है? पेजल दाल। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दाल सब दाल है। ठीक है। और दाल कैसी होती है? लेग्यूमिनस। और इन लेग्यूमिनस में क्या चीज अधिक होती है? नाइट्रोजन अधिक होती है ना? तो नाइट्रोजन की मात्रा के द्वारा ही तो हम क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। तो दाल जो शब्द है, दालों में क्या होती है? प्रोटीन अधिक होती है, या ये कहें कि नाइट्रोजन सब्सटेंस अधिक होते हैं। तो उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। और केजल दाल किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि ये भी दाल नाइट्रोजन से रिलेटेड है, और क्रूड प्रोटीन है वो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड है। तो इसकी विधि में जो काम आ रहा है उपकरण, उसका नाम क्या हो गया? केजल। ठीक है। तो एक तरीका है। अगला जो उपकरण है जो अपना प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है वो है ईथर एक्सट्रेट। पहली चीज, ईथर तो एक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, ईथर पदार्थ है। अब एक्सट्रेट किन्हें बोलते हैं? एक्सट्रेट कहा जाता है कि किसी भी चीज का जो निचोड़ है वो क्या कहा जाता है? एक्सट्रेट। ठीक है। जैसे सेब है या कोई भी फल लिया, हमने उसको पूरी तरह से भींचा, तो उसको भींचने पर या दबाने पर जो भी उसका जूस निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रेट। अब जैसे बात करें हम कि काढ़ा बनाते हैं, ठीक है, गर्म पानी लिया, अदरक डाली हमने उसमें, ठीक है, या और भी चीजें डाली हमने। तो अदरक इसलिए डाल रहे हैं, अदरक का क्या निकलेगा उसमें? गर्म पानी में बार बार उबलने पर अदरक का रस निकलेगा बाहर, तो वो क्या कहलाएगा? अदरक का एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो चारा है उसको ईथर के अंदर उबाला जाता है। उस चारे को किसके अंदर रखा जाता है? ईथर के अंदर रखा जाता है। तो ऐसे पदार्थ, यानी कौन से? भोजन के ऐसे पदार्थ जो ईथर में रखने पर ईथर में घुल जाते हैं, या भोज्य पदार्थ से निकल करके किस में आ जाते हैं? ईथर में आ जाते हैं। एक ही बात है, चाहे तो ईथर में घुल गए, चाहे वो भोज्य पदार्थ से निकल करके किस में आ गए? ईथर में आ गए। तो वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईथर एक्सटेट कहलाते हैं। ठीक है। तो यदि हमने भोज्य पदार्थ को, जिसके हम क्या निकाल रहे हैं? पोषकता निकाल रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसके अंदर, जानवर को बिना खिलाए निकाल रहे थे। तो उसी चारे को हमने क्या किया? ईथर के अंदर रखा, उसके अंदर उबाला। ठीक है। तो जो जो पदार्थ ईथर के अंदर घुल गए, भोजन के अवयव जो भी हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? ईथर एक्सट्रेट कहलाएंगे। तो देखो वही चीज है यहाँ पर, ईथर में घुलनशील पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईथर एक्सट्रेट कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो यहां से ये चीज बनती है, क्वेश्चन जो थोड़ा सा बनता है अच्छा, कि ईथर एक्सट्रेट कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है। यहां तक तो सब कर देंगे। ठीक है, ईथर एक्सटेट होता है, सिंपल सा पता चल रहा है कि ईथर में जो चीजें घुल रही हैं वही ईथर एक्सटेट कहलाती हैं।
ईथर से रिलेटेड है। लेकिन भोजन के पदार्थ हैं या अवयव हैं वो कौन कौन से हैं जिनको हम ईथर एक्सटेट कहते हैं, या कौन सी चीजें जो ईथर में घुल जाती हैं? पहली चीज है वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड। दूसरी कोलेस्ट्रॉल। तीसरा लेसिथिन। नंबर 4 रेजिन्स। ठीक है। और पांचवा वसा। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरा क्या होगा, सॉरी वसा क्या, वसा में घुलनशील विटामिन साइन। ठीक है, क्योंकि पानी वाले जो हैं वो तो पानी में घुलनशील हो गए, लेकिन वसा वाले किस में घुल सकते हैं? ईथर के अंदर ही घुल सकते हैं। ठीक है। तो वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं, जब उनको ईथर से ट्रीट किया जाएगा तो वो किस में आ जाएंगे? ईथर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। यहां पर दूसरी तरह से इस तरह से पूछ सकता है कि भाई हमें वसीय अम्लों की मात्रा कौन से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के द्वारा ज्ञात करते हैं? या ये कहें कि लेसिथिन या कोलेस्ट्रॉल या वसा में घुलनशील विटामिन की मात्रा कौन से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो कौन सा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है? ईथर एक्सटेट। ठीक है। तो ईथर एक्सटेट के द्वारा कौन कौन से भोजन के अवयव ज्ञात किए जाते हैं, या कौन कौन से जो चीजें हैं ईथर में घुलनशील होती हैं? तो वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, रेजिन्स और वसा में घुलनशील विटामिन, ये क्या है? ईथर एक्सटेट के रूप में जानी जाती हैं या ईथर में घुल जाती हैं। ठीक, क्लियर। अब ईथर एक्सटेट का जो उपकरण है जिसके अंदर जो भोजन को उबाला जाता है ईथर को रख करके, वो क्या कहलाता है? सॉक्सलेट अपरेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉक्सलेट अपरेटस। सॉक्सलेट अपरेटस कहला। ठीक है। तो पहली चीज पानी। पानी में हमने किसको यूज किया? हॉट एयर ओवन को यूज किया। हरे चारे को और सूखे चारे के जो वजन का अंतर था वो क्या था? पानी की मात्रा थी। दूसरा था अपना प्रोटीन, जिसमें हमने किसका उपयोग किया? केजल दाल का उपयोग किया। इसकी सहायता से हमने किसकी मात्रा निकाली? कुल नाइट्रोजन की मात्रा निकाली। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से निकाली हमने? वास्तविक प्रोटीन से ज्ञात की। और गैर नाइट्रोजनी जो गैर प्रोटीन जो पदार्थ थे, यानी नाइट्रोजन तो है इनमें लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, उनसे प्राप्त की। और जो कुल नाइट्रोजन आई उसका मल्टीप्लाई किया हमने 6.25 से, तो आया अपना क्रूड प्रोटीन। अगला है ईथर एक्सटेट, यानी ईथर में घुलनशील पदार्थ। और उपकरण कौन सा था अपना? सॉक्सलेट अपरेटस। कौन कौन सी चीजें आई? वसा में घुलनशील विटामिन, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और रेजिन अपने आए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की, जो है क्रूड फाइबर। देखिए, क्रूड फाइबर और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट दोनों के द्वारा ही किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। क्रूड फाइबर और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट के द्वारा, जो दोनों ही प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं, इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। लेकिन किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात की जाती है? क्योंकि दोनों से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा कोई ना कोई। तो वो डिफरेंस क्या है? घुलनशीलता। तो नाइट्रोजन, सॉरी क्रूड फाइबर जो ज्ञात किया जाता है इस विधि के द्वारा, जो क्रूड फाइबर ज्ञात किया जाता है, इसके अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं? आसानी से नहीं पचने वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और जो नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट में आते हैं, वो आते हैं आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दोनों ही जगह कार्बोहाइड्रेट ज्ञात किए जा रहे हैं। जो दोनों प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हैं, क्रूड फाइबर है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट है, दोनों ही प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के द्वारा किसकी मात्रा ज्ञात की जा रही है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट में जो अंतर है वो किस चीज का है? घुलनशीलता का। ठीक है। कैसा है कि जो क्रूड फाइबर है उसके द्वारा कौन से कार्बोहाइड्रेट ज्ञात किए जाते हैं जो आसानी से नहीं पचते हैं, यानी एक लंबा समय लेते हैं। ठीक। और नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट के द्वारा आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है। और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल की बात करें,
तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्रूड फाइबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनको पचने में ज्यादा समय लगता है। ठीक। और दूसरे हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट, इसके अंतर्गत आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, डाइसैकेराइड्स, इनको शामिल किया गया है। यहाँ बात करें तो पेंटोस शर्करा में अपनी राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा आ जाती है, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आ जाते हैं, डाइसैकेराइड में गैलेक्टोज, सुक्रोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सभी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डाइसैकेराइड हो गए, हेक्सोज और पेंटोजन कार्बन के आधार पर है, 5 कार्बन चेन होती है, ये 6 कार्बन चेन होती है। ठीक है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होती है। तो ये हो गए नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट और क्रूड फाइबर। ठीक है, तो क्रूड फाइबर में बात करें तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। ठीक। और नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट में जो कि आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जिसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलो सॉरी इसमें अपने पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा और डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं। ठीक है, केवल इतना सा अंतर है। अगला है राख, एस। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? अब राख को, राख क्या है कि भाई किसी चीज को जलाने पर प्राप्त होती है। तो जो भी भोजन है उसको जब जलाएंगे तभी तो हमें राख मिलेगी। तो अब जलाएंगे कैसे, किस उपकरण के अंतर्गत जलाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो भोज्य पदार्थ को, जो भी भोजन है जिसमें हमें राख की मात्रा ज्ञात करनी है, और राख के द्वारा मुख्य रूप से हमें किसकी मात्रा ज्ञात करते हैं? हम खनिज लवणों की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, कि उसमें सिलिका कितना है और खनिज लवण कितने हैं, अपने खनिज पदार्थ कितने हैं। तो भोज्य पदार्थों को, जो भी भोज्य पदार्थ है उसको मफल फर्नेस में, क्या है ये? मफल फर्नेस, इसके अंदर 2 घंटे के लिए रखा जाता है। तो जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। तो राख को प्राप्त करने के लिए जो भी चारा है उसको मफल फर्नेस के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए रखा जाता है। ठीक है, और उससे जो शेष पदार्थ मिलता है वही क्या कहलाती है? राख कहलाती है। और इस राख से हम किस चीज की मात्रा ज्ञात करते हैं? खनिजों की मात्रा करते हैं, खनिजों की जो मात्रा उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जो राख है, जो खनिज हैं, ये सब कैसे हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो जलाने पर जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो शेष बचे पदार्थ हैं राख में जो मिलेंगे हमें, वो कैसे पदार्थ मिलेंगे? अकार्बनिक मिलेंगे। तो अकार्बनिक पदार्थ में कौन से आ गए? अपने जितने भी खनिज लवण हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की। तो बेसिक चीज अपनी यही आई कि जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब जो 6 हैं उनको किस किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, किसके अंदर कौन सी चीज आती है, ये सब चीजें हमने बात की इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहां तक कोई बात है तो आप एक बार बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप, बताइए। मफल फर्नेस क्या होता है? तो मफल फर्नेस एक तरह का उपकरण है, जिस तरह से अपने हॉट एयर ओवन था ना, इसी तरह से मफल फर्नेस उसी तरह का कैबिनेट टाइप का होता है। ठीक है, एक तरह से जैसे अपना हम पढ़ रहे थे ना, जो हॉट एयर ओवन हमने पढ़ा था, उसमें उसी तरह सिंपल सा गेट सा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो उसमें जब चारे को रखा जाता है किसी भी प्याली में, जो क्या होती है जिसको बोलते हैं चाइनीज बाउल वगैरह होते हैं उस तरह के, जो टेम्परेचर को सहन कर सकें, तो उसके अंतर्गत चारे को रख करके छोड़ दिया जाता है 2 घंटे के लिए।
और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जलने पर राख में कन्वर्ट वो मिलता है। ठीक है, ये चीज। साधना परमार, नमस्ते। हाँ जी, बताइए साहब, और कोई इसमें दिक्कत? इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसी के बारे में। चलो ठीक है। चलिए, अब देखो। कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसके बेसिकली दो भाग होते हैं। यानी हमने शुरुआत में क्या किया कि चारे में से मॉइस्चर को हमने अलग किया, तो नमी हो गई। और नमी किसके रूप में थी? पानी के रूप में। ठीक है। यदि हमने जो भी चारा है उसको हमने सुखाया, हॉट एयर में सुखाया, तो उससे हमें क्या चीज हुई? शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है, ड्राई मैटर प्राप्त होता है। किसी भी पोषक तत्व में से या भोज्य पदार्थ में से पानी को अलग करने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है, यानी हम बात कर रहे थे ना कि शुरुआत में कि मॉइस्चर को हटाने के लिए हम हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं, और उससे क्या चीज अलग होती है, मॉइस्चर का हम पता लगा रहे थे। तो मॉइस्चर का पता लग गया हमें। जो मतलब शुष्क करने से पहले, हॉट एयर ओवन में रखने से पहले उसका वजन लिया हरे चारे का हमने, और उसके बाद उसको शुष्क करने के बाद वजन लिया। दोनों का जो अंतर था वो मॉइस्चर थी। अब हमने यहाँ पर जो शुष्क पदार्थ बचा, ठीक है, नमी का वजन भी पता चल गया और शुष्क पदार्थ भी का पता चल गया। तो जो ये शुष्क पदार्थ है, ठीक है, अब ये दो तरह का होता है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक होता है कार्बनिक भाग, और दूसरा होता है अकार्बनिक भाग। हमने अभी बात की है राख के बारे में। ठीक है। यदि हम इस शुष्क पदार्थ को, जैसे हमने, हमारे पास क्या है, शुष्क पदार्थ है, ठीक है, हमने इसको हॉट एयर ओवन में हमने इसको शुष्क कर लिया, तो जो भी कमी आई इसके वजन में वो तो पानी की मात्रा हो गई, और जो शेष वजन बचा वो क्या हो गया अपने पास? शुष्क पदार्थ हो गया। ठीक है। अब इस शुष्क पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। किसके अंदर? यहां पर हम कौन सा उपकरण काम में ले रहे हैं? मफल फर्नेस ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? मफल फर्नेस। ठीक है। तो मफल फर्नेस में हमने जलाया, तो किसका वजन आएगा? बचने के बाद क्या आएगा अपने पास? एक कार्बनिक पदार्थ आएगा। किसके रूप में? राख के रूप में आएगा। और जितना भी पदार्थ जो हमारा जल गया, जो इसके राख, शुरुआत में शुष्क पदार्थ का वजन और जलाने के बाद जो राख का वजन है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा। थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश आप करें। सबसे पहले हमने क्या लिया? हरा चारा लिया। ठीक है। हरे चारे में वो हमने क्या किया? हॉट एयर ओवन में हमने उसको शुष्क किया। ठीक है। हॉट एयर ओवन में हमने क्या किया? उस चारे को रखा, शुष्क किया। हॉट एयर ओवन रखने से पहले हमने उसका वजन किया था, और हॉट एयर ओवन में से निकालने के बाद उसका वजन किया। तो दोनों का जो अंतर था वो क्या था? पानी की मात्रा। अब जो हमारे पास शेष बचा है सुखाने के बाद,
हॉट एयर ओवन में से निकालने के बाद वो क्या है, शुष्क पदार्थ। ठीक है, ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर, इसको शुष्क पदार्थ ही बोलेंगे, उसका है ना शुष्क चारा बोल सकते हैं। अब हम इस शुष्क पदार्थ को किस में रख रहे हैं, मफल फर्नेस में रख रहे हैं। ठीक है, मफल फर्नेस के द्वारा किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है, राख की मात्रा ज्ञात की जाती है। कौन से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की मात्रा ज्ञात की जाती है, राख की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसको जलाने पर जो हमें मिला, क्या मिला, कौन सा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल मिला, राख मिली। ठीक है, अब राख उतना तो मिलेगी नहीं, जितना शुष्क पदार्थ है उतनी तो राख मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो वजन में अंतर आएगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो जलेंगे ना। तो ये कार्बनिक पदार्थ जल गए, और जलाने पर जो इन दोनों के वजन का जो अंतर है, शुष्क पदार्थ अपने पास था मान लो, अब राख मिली, दोनों का वजन है, इनका अंतर हमने ज्ञात किया, तो जो अंतर आएगा वजन में वो क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, अब जो कार्बनिक पदार्थ हैं क्यों होंगे, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जलाने पर, कार्बनिक पदार्थ जलाने पर जल जाते हैं, और जो शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन कार्बनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ, और दूसरे होते हैं गैर नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात की कि भाई शुष्क पदार्थ है, उसको हमने मफल फर्नेस में जलाया, जलाने पर क्या मिली, हमें राख मिली। राख किसका भाग है, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में होती है, और जलाने पर कार्बनिक पदार्थ हमारे जल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुष्क पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ यानी जो राख का अंतर है, वो दोनों के वजन में जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया, जो कार्बनिक पदार्थ जल गए उनका अंतर है। ठीक है, जो जल गया वो अपना क्या था, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में हो सकते हैं और गैर नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, क्रूड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमने ज्ञात किया था वहां पर कि जितने भी नाइट्रोजन है उसका जब मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, यानी कुल नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे थे, 6.25 से कर रहे। तो ये क्या आ रही थी अपनी, क्रूड प्रोटीन आ रही थी। तो नाइट्रोजन पदार्थों को दूसरे रूप से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रूड प्रोटीन है ये, एक तरह से। ठीक है, और दूसरे हो गए अपने गैर नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, देखिए, तो अपने हो गए अब नाइट्रोजनी पदार्थ। अब जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजन मिलेगी, हमने वहां बात की थी कि नाइट्रोजन हमें दो तरीके से मिल सकती है। यहां पर तो हम कर रहे हैं कुल नाइट्रोजन की बात, लेकिन जो नाइट्रोजन हमें मिल रही है वो कितने तरीके से मिल रही है, दो तरीके से मिल सकती है। कि नाइट्रोजन किस में हो सकती है, प्रोटीन के रूप में हो सकती है, और दूसरी किस रूप में हो सकती है, नॉन प्रोटीन के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो पहला हो गया वास्तविक प्रोटीन के रूप में, वास्तविक प्रोटीन के रूप में, और दूसरा हो गया नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन, एनपीएन, गैर प्रोटीन नाइट्रोजन। ठीक है, यानी नाइट्रोजन तो है लेकिन वो प्रोटीन में नहीं है, तो उसको बोल देते हैं एनपीएन। ठीक, और
जो गैर नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, देखिए इसका। यानी ऐसे चीजें, या ये कहें कि प्रोक्सिमल प्रिंसिपल, यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ गई, क्या चीज आ जाता है, क्रूड फाइबर। दूसरा, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट। और तीसरा आ गया ईथर एक्सट्रेट। ठीक है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ के अंतर्गत जो चीज है हमारी, वो क्या है, क्रूड प्रोटीन। कौन सा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है अपना, क्रूड प्रोटीन है, जिसको ज्ञात कैसे करते हैं, कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं और 6.25 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो किसके रूप में हो सकती है, वास्तविक प्रोटीन के रूप में हो सकती है, और दूसरी हो सकती है नो एनपीएन कंपाउंड के रूप में। दूसरे हैं गैर नाइट्रोजनी पदार्थ, यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं अपने, क्रूड फाइबर होता है ऐसा, ठीक है, एन एफ नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट होता है, और तीसरा होता है ईथर एक्सटेट। तो जो ये तीनों चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट के, सॉरी, गैर नाइट्रोजनी पदार्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो अब किस तरह से मतलब इसको कह सकते हैं हम कि क्रूड फाइबर क्या है, जो आसानी से नहीं पचते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रूड फाइबर कहलाते हैं। और नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट कौन से थे, जो कि आसानी से पच रहे थे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से पच रहे थे। और ईथर एक्सटेट जो ईथर में घुलनशील थे, जिसमें हमने बात की थी वसा में घुलनशील विटामिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वसीय अम्ल, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे थे, ईथर एक्सटेट के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है। अगला है, अब इधर की तरफ जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ थे, राख थी। अब यदि हम इस राख को इसमें एसिड में घोलते हैं, इसमें एसिड के साथ इसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, अम्ल के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, तो दो चीजें मिलेंगी, कि कुछ चीजें तो ऐसी मिलेंगी कि जो अम्ल में घुल जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो अम्ल में नहीं घुलेंगी। ठीक है। तो ऐसी राख जो अम्ल में घुल गई तो उसे बोलते हैं एसिड सोल्यूबल एस, और दूसरी क्या कहलाएगी, एसिड इनसोल्यूबल एस। यानी राख की वह मात्रा जो उस अम्ल में घुल जाती है तो वो क्या कहलाती है, एसिड सोल्यूबल एस कहलाती है। और राख की जो मात्रा एसिड में नहीं घुलती है वो क्या कहलाती है, एसिड इनसोल्यूबल एस कहलाती है। तो एसिड सोल्यूबल एस के अंतर्गत मुख्य रूप से जो चीजें आती हैं वो क्या आते हैं, खनिज। जितने भी अपने खनिज हैं, खनिज तत्व हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, एसिड सोल्यूबल के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो खनिज हैं वो कैसे होते हैं, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, एल्कलाई सोल्यूबल, एल्कलाई इनसोल्यूबल। ठीक है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं खनिज कैसे हैं, एसिड सोल्यूबल होते हैं। और पूछ लिया जाता है कि जैसे कुछ खनिजों की चीज दे देगा और लास्ट में पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सी चीज एसिड इंसोल्यूबल होती है। तो एसिड इंसोल्यूबल में एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हम सिलिका, यानी मिट्टी। क्या है, सिलिका। ठीक है, यानी मिट्टी। ये क्या होती है, एसिड इंसोल्यूबल होती है। जबकि जो खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। ये बात हो गई अपनी। तो बेसिकली अपने यहाँ पर जो मुख्य रूप से प्रोक्सिमल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमारी पूरी बात हो चुकी है। ठीक है, कि भाई किस किस तरीके से हम चले और हमने ज्ञात किया। ठीक है। जैसे शुरुआत में हमने क्या किया था, खाद्य पदार्थ लिया कोई भी, और यहाँ पर हमने किस चीज का उपयोग किया, हॉट एयर ओवन का उपयोग किया। शुरुआत में किसका उपयोग किया, चलो इसको से कर लेते हैं, हॉट एयर
ओवन का उपयोग किया। ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या किया, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमने अलग कर दिया, नमी की मात्रा हमें मिल गई, और साथ में हमें जो शेष बचा वो क्या मिला, शुष्क पदार्थ। अब जो हमें शेष मिला शुष्क पदार्थ, उसी को हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, मफल फर्नेस के अंदर। ठीक है, कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या होगा, शुष्क पदार्थ जल जाएगा, और जलने के बाद जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, राख बनेगी। अब इन दोनों के वजन में जो अंतर होगा, शुष्क पदार्थ के वजन और अकार्बनिक पदार्थ दोनों के वजन का जो अंतर होगा, वो क्या होगा, कार्बनिक भाग हो। तो कार्बनिक भाग क्यों होगा, क्योंकि जलाने पर कार्बनिक भाग जल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल गई राख। अब हमने इस राख को ट्रीट किया किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल में राख की जो हिस्सा घुल गया वो कहलाएगा एसिड सोल्यूबल, और जो चीज नहीं घुली वो कहलाएगी एसिड इनसोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल में आते हैं अपने जितने भी प्रकार के खनिज हैं, वो सब एसिड सोल्यूबल में आते हैं। और एसिड इनसोल्यूबल में, अघुलनशील पदार्थ में मात्र एक चीज आती है, मिट्टी यानी सिलिका। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी, किस तरह से हम यहां से चले। तो दूसरी चीज है कि जो शुष्क पदार्थ है, ठीक, उसको हम जला नहीं रहे। ठीक है ना, अब उसको हम दूसरे तरीके से इन चीजों को ज्ञात करने के लिए, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजनी पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ की मात्रा कहाँ कहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, कोई भी जो वास्तविक प्रोटीन है उससे ज्ञात कर रहे हैं, और गैर नाइट्रोजनी जो नाइट्रोजन है उससे ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए जो उपकरण काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, यहाँ पर पेजल दाल। कौन सा उपकरण काम में ले रहे थे यहाँ पर हम, पेजल। और जिससे हम किसकी मात्रा ज्ञात करते हैं, कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं, और कुल नाइट्रोजन को हम किससे गुणा करते हैं, 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे हमें क्या चीज मिल जाती है, क्रूड प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। ठीक है, फिर है अपना गैर नाइट्रोजनी पदार्थ। तो गैर नाइट्रोजनी पदार्थ जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें क्रूड फाइबर आता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट आता है, और ईथर एक्सटेट आता है। तो यहाँ पर जो क्रूड फाइबर में थे, क्रूड फाइबर क्या है कि आसानी से नहीं पचने वाले कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कौन कौन सी चीजें थी, अपनी लिग्निन थी, सेलुलोज था, और हेमोसेलुलोज था। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहे थे, क्रूड फाइबर के अंतर्गत। नाइट्रोजन फ्री एक्सटेट में, इसमें अपने जितने भी जो डाइसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड हैं, ठीक है, हेक्सोज पेंटोज शर्करा जो भी हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ रही थी, एनएफई के अंतर्गत आ रही थी। और ईथर एक्सटेट में वे सभी पदार्थ जो ईथर में घुलनशील हैं क्या कहला रहे थे, ईथर एक्सटेट कहला रहे थे। जैसे लेसिन था, वसीय अम्ल थे, वसा में घुलनशील विटामिन थी, रेजिन्स थी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसमें आ रहे थे, ईथर एक्सटेट के अंतर्गत शामिल किए जा रहे। और यहां पर जो उपकरण काम में आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, सॉक्सलेट अपरेटस। क्लियर। अब देखिए, अब यदि हमें नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है, क्योंकि यदि हम जैसे क्रूड फाइबर की मात्रा अपने पास आ गई जो आसानी से नहीं पच रहा है, ठीक है, जो भी भोजन बचा वो क्या था, अपना क्रूड फाइबर था। अब नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी पूरा जो भोजन है उसको हम किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं, 100% के रूप में मान रहे हैं। देखिए, पूरा भोजन हो गया अपने पास 100। अब 100 में से हम बाकी की सभी चीजों को घटा दें। ठीक है, पहली हमने एक क्रूड प्रोटीन हम निकाल चुके हैं, तो परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन हमने इसमें से घटा दी। ठीक है, साथ में हमने क्या चीज घटाई इसके साथ, फाइबर की मात्रा घटा दी, प्लस परसेंटेज ऑफ हमने यहां पर किस चीज को घटाया, ईथर एक्सटेट को घटाया। ठीक है, और क्या चीज हमने ज्ञात की कर चुके हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी, एस यानी राख। इन सबको घटाने के बाद 100 में से जो भी मात्रा हमारे पास बचेगी वो किसकी आएगी,
नाइट्रोजन फ्री एस्टेट की आएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन फ्री एस्टेट जो है उसकी मात्रा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है। तो 100 माइनस क्रूड परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन का, परसेंटेज ऑफ क्रूड फाइबर, परसेंटेज ऑफ ईथर एक्सट्रेट और एस, इन सभी की मात्रा को जब घटाया जाता है 100 में से तो हमें क्या चीज मिलता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जो अपने प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं वो प्राप्त हमें होते हैं। ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि यहां तक कोई समस्या है तो वो आप बताएं, है ना। तो इस तरह से अपने जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल से संबंधित पूरी बात है वो यहाँ समाप्त होती है। बोलिए जी। सचिन ठाकुर रुदावल एस क्या है। एस बोलते हैं, राख को ही बोला जाता है ना। जो राख होती है जलाने के बाद जो राख बनती है ना उसी को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। इनके बारे में हम जो आप डाल रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे बाद में। बाकी हम जब एलपीएम बात की थी सब कुछ बात कर चुके हैं इनके बारे में, है ना। तो अभी हम अपना जो टॉपिक है उस पे आए आप। ठीक है, तो कल हम लेते हैं दूसरा टॉपिक अपना। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम।